हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके से न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कैसी होती है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, यानी एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन और एक ये इनर मेम्ब्रेन। और इसके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पोर पाए जाते हैं, ताकि इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ रहे? बाकी सेल के साथ बनी रहे। इसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? ये पोर पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद दूसरा नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो जेली जैसी स्ट्रक्चर इसमें जो दिखाई देती है न्यूक्लियस में, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तीसरा क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये एक डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देगी। हर न्यूक्लियस में आपको एक डेंस स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और चौथा क्या कंपोनेंट है? क्रोमेटिन नेटवर्क। ये क्या है? न्यूक्लियस को जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको एक इसमें जाल जैसी, नेटवर्क जैसी संरचना दिखाई देगी, जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है। तो मेन 4 कंपोनेंट से बना होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और ये जाल जैसी जो नेटवर्क जैसी संरचना है, इसे क्रोमेटिन। ठीक है। अब न्यूक्लियस से क्या अटैच रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? न्यूक्लियस से अटैच रहती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का क्या काम है? डीएनए से एमआरएनए बनाना। न्यूक्लियस का क्या काम है? डीएनए से एमआरएनए बनाना। और ये एमआरएनए आगे कहाँ सप्लाई हो जाता है? ये एमआरएनए आगे सप्लाई हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो एमआरएनए है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम अटैच रहते हैं, ये रेड कलर से जो मैंने दिखाया है, ये राइबोसोम है। जो राइबोसोम अटैच रहते हैं उनसे मिलकर क्या बना देता है? एमआरएनए राइबोसोम से मिलकर क्या बना देता है? प्रोटीन। ठीक है। तो न्यूक्लियस का क्या काम हुआ? डीएनए से एमआरएनए बनाना। और ये एमआरएनए फर्दर कहाँ जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम पे जाता है। और एमआरएनए और राइबोसोम अटैच होकर क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है। अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये किससे बना होता है? ये बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है। क्रोमेटिन नेटवर्क किससे बना रहता है? क्रोमेटिन से। और ये क्रोमेटिन किससे बना रहता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए कि क्रोमेटिन किससे बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। अब आप कहेंगे कि हमने तो पढ़ा है कि हर न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें तो हमें क्रोमोसोम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये क्रोमोसोम केवल आपको दिखाई देंगे जब सेल डिवीजन होने वाले, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, उस समय जो सेल है, जो ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सेल डिवीजन जब नॉर्मल अवस्था में रहता है, जब नॉर्मली जो सेल रहती है उसमें आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड होने वाली होती है वैसे ही ये आपको क्रोमोसोम दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे आपका घर का सामान है वो बिखरा रहता है, ठीक है, लेकिन जब आपको कहीं जाना रहता है, आप पैकिंग करते एक जगह सामान बटोर लेते हैं। उसी प्रकार से जब एक सेल से दूसरे सेल में या दोनों सेल में डिवाइड होने वाला होता है ये क्रोमेटिन, तब वो क्रोमोसोम यानी एक पैकेज रूप में दिखाई देता है। ठीक है। और जो आरबीसी होंगी, आरबीसी में हमको क्या नहीं दिखाई देता है? न्यूक्लियोलस नहीं मिलता है।